27 मई 1964 का वो दिन जब हमारे देश भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि नेहरू के बाद हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल सेंगेन ने अपनी किताब आफ्टर नेहरू हू में लिखा कि उस समय पीएम पद की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे, लेकिन कुर्सी मिली लाल बहादुर शास्त्री जी को। मैं भारत के पीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के पीएम बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ सच्ची कहानी। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं अपने देश के इतिहास से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से आप सभी तक पहुंचाने की। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट में आप हमें जरूर बताएं हमारा प्रयास कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो कांग्रेस सांसदों को देश का अगला प्रधानमंत्री चुनना था, लेकिन पार्टी में चल रहे सत्ता संघर्ष को देखते हुए कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पहले ही मन बना लिया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। दरअसल सभी को लगा था कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सीधे साधे और सच्चे इंसान हैं। उन्हें देश चलाने के लिए हमारी मदद लेनी ही पड़ेगी। और प्रधानमंत्री के रेस में उस समय लाल बहादुर शास्त्री, वीके कृष्ण मेनन, वाईबी चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एसके पाटिल और ब्रजमोहन कौल भी शामिल थे। उस समय के कामराज, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे देश के अगले प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट लिख चुके थे। पूर्व सीबी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि कांग्रेस का वामपंथी धारा चाहता था कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि नेहरू के निधन से लोग बहुत दुखी थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने वामपंथी धारा का ये सुझाव खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। नेहरू के निधन के 3 दिन बाद 30 मई 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इसमें तय किया गया कि किस दिन संसदीय नेता चुना जाएगा। तभी 18 ओबीसी दलित सांसदों ने उस वक्त के दलित नेता जगजीवन राम का नाम आगे किया, लेकिन जगजीवन राम को प्राप्त समर्थन नहीं मिला और उसी दिन वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। उसके बाद पीएम पद के लिए मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का प्रमुख रूप से सबसे ऊपर चल रहा था। जब पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि आप पीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहती है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूँ। जब यही सवाल पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष कामराज से पूछा, तो उन्होंने इंतजार करने को कहा और साथ ही ये भी हिंट दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही इसका फैसला करेगी। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि पीएम का नाम तो दोपहर में ही तय हो गया था जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई। दरअसल कुछ वरिष्ठ नेता और खुद इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि उस समय के राजनीतिक गणों को ऐसा लगा था कि लाल बहादुर शास्त्री को जैसा पार्टी चाहती है वैसा ही करते, लेकिन वक्त के साथ ये गलत साबित हुआ। जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई तो हालात को भांपने के लिए शास्त्री ने इंदिरा से कहा कि आप क्यों नहीं लड़ती चुनाव। इंदिरा ने कहा कि मैं अभी पिता की मौत के सदमे में हूँ, इस वक्त पीएम पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब आप मुल्क को संभालिए। 1 जून 1964 को हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जो फैसला लेंगे उसे सब मानेंगे। 2 जून को कार्यकारी पीएम गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया। मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के दूसरे पीएम के रूप में शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री सादगी के लिए जाने जाते हैं और उनके जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बहुत चर्चित हुए थे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्री जी से जुड़ा सबसे चर्चित किस्सा उनके छोटे बेटे से जुड़ा है। जब उनके छोटे बेटे ने अपने निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था, तब उसके पेट्रोल के पैसे शास्त्री जी ने अपने जेब से दिए थे। उनके छोटे बेटे सुनील शास्त्री ने एक निजी चैनल को इस पूरे वाक्य को अपने शब्दों में बताया। सीधा उनसे पूछा रामदेव से कि रामदेव जी आप लॉग बुक मेंटेन करते हैं? जी हाँ सर करते हैं। तो कितना किलोमीटर सुनील जी ने गाड़ी चलाई? तो उसने कहा कि 14 किलोमीटर। अच्छा ठीक, तो आप 14 किलोमीटर लिखिए
और लिखिए सुनील जी ने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल किया। तो लॉग बुक में मुझसे ही साइन करा दिया कि अम्मा से कहा कि इतना जितना पैसा बनता है वो आप निजी अकाउंट से दे दीजिएगा। सुनील शास्त्री आगे कहते हैं कि ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उन्होंने मुझसे एक लाइन नहीं कही, लेकिन अपने आचरण से हमें सबक सिखाया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर घंटों रोया था। अब एक नजर उस किस्से पर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। दरअसल बात साल 1965 की है। नेहरू का निधन हो चुका था। छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसी दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यही सही मौका है। इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी। भारत ने भी पलटवार किया। एक महीने के बाद 23 दिसंबर 1965 को युद्ध रुका तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूं कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। इस युद्ध के दौरान ही शास्त्री ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनसे जुड़ा एक और मशहूर किस्सा है। जब 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान हारने लगा तो उसने अमेरिका की शरण ली। भारत उस समय गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। अकाल के कारण हमें अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शास्त्री को गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। लाल बहादुर शास्त्री के बड़े बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, शास्त्री जी को ये धमकी बहुत बुरी लगी। उन्होंने चीजें कैलकुलेट की और इस नतीजे में पहुंचे कि देश के लोग सप्ताह में एक बार भोजन ना करें तो खाद्यान्न की समस्या हमेशा के लिए सुधर जाएगी। ये फैसला लेने से पहले उन्होंने अम्मा यानी ललिता शास्त्री को फोन किया और उन्होंने पूछा कि अगर आज शाम हमारे घर खाना नहीं बने तो दिक्कत होगी। अम्मा ने बोला नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक वक्त का उपवास करके भूखे रह सकते हैं कि नहीं। शाम को खाना नहीं बना, हम सब ने उपवास किया। इसके बाद बाबूजी ने अगले दिन देशवासियों से कहा, देश हित में क्या वो सप्ताह में एक समय उपवास कर सकते हैं। ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से भूखा रहने की अपील की हो और उसे पूरे देश ने माना था। इसके बाद 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये किस्सा है 1966 का। सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। अनिल शास्त्री और पवन चौधरी अपने किताब लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप में लिखते हैं, जब शास्त्री 3 जनवरी 1966 को अयूब खान से मुलाकात के लिए निकले थे तो बहुत ठंड थी। ताशकंद की सर्दी निपटने के लिए वे अपना खादी ऊनी कोट साथ ले गए थे। इस कोट में शास्त्री को देखकर रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सिन कोसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस कारण उन्होंने शास्त्री के लिए गर्म कोट भिजवाया। कोसिगिन को उम्मीद थी कि शास्त्री सम्मान पूर्वक उनका उपहार दिया हुआ कोट ही अगले दिन पहनेंगे, लेकिन शास्त्री अगले दिन फिर से वही खादी का कोट पहने हुए थे। तो कोसिगिन ने झिझकते हुए पूछा, प्राइम मिनिस्टर क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री बोले, उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया है। इतनी भीषण सर्दी में भी पहनने के लिए उसके पास पर्याप्त कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग करूंगा। इसके बाद कोसिगिन ने शास्त्री के सम्मान में कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री के स्वागत भाषण में इस घटना का जिक्र किया। कोसिगिन ने कहा था, हम तो केवल कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री एक सुपर कम्युनिस्ट हैं। पाकिस्तान के समझौते वाली रात निधन हुआ। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। दरअसल 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी। शास्त्री जी कुछ देर वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में वापस आ गए।
इसके बाद शास्त्री जी ने रामनाथ, जो उनके ड्राइवर थे, उन्हें खाना परोसने को कहा। खाने में आलू पालक और कढ़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत टी.एन. कौल के यहाँ से बनकर आया था। शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि फोन बजा। फोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकट रमन थे। पता चला कई पार्टियों ने उनके पाक से समझौते की आलोचना की है। शास्त्री जी चिंतित हो गए। उनके बेटे अनिल शास्त्री आगे बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का क्या असर हुआ है। कुलदीप नैयर अपने किताब में लिखते हैं, अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ साहय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर आर.एन. चुंग वहीं सो रहे थे। शास्त्री जी ने अपने दिल के पास हाथ रखा, फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर आर.एन. चुंग ने पल्स चेक किया और उनके निर्धन की पुष्टि की। मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर को बुलाया गया, इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा, कारपेट वाले फर्श पर उनके स्लीपर सलीके से वैसे ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था इसे खोलने की कोशिश की गई है। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था, जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फोन थे, लेकिन तीनों फोन बिस्तर से काफी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को उठा दिया गया। उसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन 100 भारत लाया गया। शास्त्री जी की मौत का जांच का मामला लगातार उठता रहा। तत्कालीन सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी, राजनारायण कमेटी। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुंग को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर चुंग की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई थी। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुआ। सड़क हादसे में बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। इस कमेटी की रिपोर्ट का हाल भी ढाक के 3 पात की तरह हो गया। रिपोर्ट आज तक पेश नहीं